राम मंदिर पर कभी फतेह बहादुर का बयान, कभी शताब्दी रॉय का बयान। राम मंदिर पर कभी तेजस्वी का बयान और अब तेज प्रताप का बयान कि सपने में आए राम। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। ऐसे बयानों से किसका फ़ायदा होता है, किसका नुकसान होता है? राम मंदिर को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, राम को लेकर के जो विवादित बयान दिए जा रहे हैं, इसके ज़रिए क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? सर नुकसान ही है। राम को लेके बयान अगर देंगे तो नुकसान ही है। अभी ये 22 तारीख तक लोग अपने घरों में सब जगह सेलिब्रेट करने के लिए लगे हुए हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया सब लगे हुए हैं। और इस मौके पे मतलब इस तरीके का बयान, ये तो सर नुकसान है। अपूर्वा, तेज प्रताप का ये कहना कि मेरे सपने में राम आए, उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को हम नहीं आएंगे, 22 जनवरी के बाद कभी आएंगे, या फतेह बहादुर का जो भी बयान है, शताब्दी रॉय का बयान है, आज बल्कि बिहार सरकार के एक और मंत्री ने दिया, इससे पहले चंद्रशेखर, सेंथिल कुमार, उदयनिधि स्टालिन, बहुत लंबी फहरिस्त है। सनातन का अपमान करके वोट पाने की कोशिश पास या फेल होंगे? ऑब्वियसली फेल। ये इंडिया गठबंधन वाले जितने भी ये नेगेटिव जो बोल रहे हैं कि हमारे सपने में आके, और जो वो बंगाल वाले उन्होंने कहा कि पॉवर्टी लाइन, तो ये सारे अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इनको अभी ये अच्छी मौके थे कि ये अच्छे बोल के इनविटेशन को स्वीकार करके अच्छे करके अपने वोट बैंक को तैयार कर सकते थे, बट ये अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इन्विटेशन को ठुकरा रहे हैं। गलत गलत शब्द आप राम के बारे में बोलोगे, किसी के ईमान पे बोलोगे, धर्म पे बोलोगे, तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक बात है। और एक जो नया विवादित बयान है वो क्या है संदीप? बिहार सरकार में मंत्री ने कुछ और भी नया विवादित बयान दिया है आज। हाँ, सुरेंद्र नाम है, श्रम संसाधन मंत्री आरजेडी के हैं, आरजेडी खेमे से आते हैं। उन्होंने कहा है कि अक्षत वितरण को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि मतलब एक तरह से उन्होंने कहा है कि मोदी जो मतलब बीजेपी पे कटाक्ष किया है, घुमा फिरा के उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो अक्षत वितरण का राख बांटेगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जिस प्रकार से पहले आरजेडी तो खास तौर से लग रहा है राम मंदिर विवाद में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। फतेह बहादुर सिंह ने बयान दिया, चंद्रशेखर तो देते ही रहते हैं, उसके बाद अब सुरेंद्र राम की एंट्री हो गई है। और निश्चित तौर पर, और कल भी, इससे पहले कल खुद तेज प्रताप, तेजस्वी के बड़े भैया, उन्होंने कह दिया कि राम जी उनके सपने में और बोले कि वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं होंगे। तो शहबाज, सनातन का अपमान करके क्या वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक के बाद एक बयान आना एक तो शर्मनाक तो है ही, लेकिन जो इंडी गठबंधन के नेता, खासतौर पर आरजेडी के जो नेता है, वो उनको ये समझ में आ गया है कि वो अगर इसके खिलाफ लगातार अगर बयान देंगे तो शायद, या तो एक तो होता है कि कुछ लोग लाइमलाइट माना, और सबसे अहम बात यह है कि जो उनके आला अफसरान है, या फिर कह सकते हैं उनके जो आला नेता है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप फतेह बहादुर की बात करें, एक के बाद एक, मैं उस शब्द को अपने मुँह से नहीं निकालूंगा, वो बहुत अजीब बयान दे रहे हैं। सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है, उसके पीछे की आपको क्रोनोलॉजी को समझिए। एक के बाद एक बयान आते हैं। तेजस्वी यादव बयान देते हैं कि अब मंदिर जाइएगा तो क्या बोलते हैं, वहाँ पर आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, इस तरह के बयान देते हैं। सवाल यह है कि आपको कहीं से एक तरीके से इंडिकेशन मिल रहा है कि आप इस तरह से इंडिकेट करिए और एक तरीके से किसी खास विशेष जो धर्म विशेष के ऊपर जो है वार कीजिए। तो इसके पीछे की एक ना एक सोचिए समझिए रणनीति में। रवीन जी, फिर आप ये कैसे कहेंगे कि बीजेपी सांप्रदायिक है? आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप, चलिए ठीक है, आप अल्पसंख्यक वोट बैंक की आप बात करें, आप तुष्टीकरण की राजनीति करें, लेकिन बहुसंख्यकों के आस्था का अपमान करना, ये कैसे आप जायज़ मान करके चल रहे हैं? आप सनातन का अपमान कर रहे हैं भाई। आप क्या ये अंदर खाने समझ नहीं आ रहा है कि बहुत बड़ा वोट बैंक आप लूज़ कर रहे हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं उस तरफ से आ जाऊँ। प्लीज़ 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 आएँ आप। ये समझना बेहद ज़रूरी है कि असली सांप्रदायिक राजनीति फिर किसकी? देखिए, असली सांप्रदायिक जो राजनीति है वो तो अपोजिशन की है, अगर एक तरह की से आज के माहौल में देखा जाए। हाँ बिल्कुल। उसकी बड़ी वजह ये है, देखिए, अगर हम इंडिया, अगर भारत के परिवेश में अगर वोट बैंक को देखें तो उसमें जो जातिगत जो वोट बैंक है वो मुस्लिम, दलित, आदिवासी और पिछड़ों का बहुत ज़्यादा है। और जो एक दूसरा जो वोट बैंक है जिसे सवर्ण बोला जाता है, उसका वोट बैंक शेयरिंग कम है। तो एक तरीके से जो विपक्ष की जो पूरी राजनीति है उसका जो पूरा फोकस रहता है वो मुस्लिम, दलित, ओबीसी और पिछड़ों पर रहता है, जिसका वो वोट बैंक किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। और यही राजनीति करके इतने सालों तक ये जो छोटे संगठन कहें या ये कहें कि बिखरे हुए संगठन कहा जाए इन्हें, जो एक होने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्होंने इसी वोट बैंक के सहारे पूरी राजनीति अपनी की है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो इस मौके पर इस तरीके के स्टेटमेंट, इस तरीके के बयान नहीं देंगे तो उनके हाथ से वो वोट बैंक फिसल सकता है।
हाथ से वोट बैंक फिसल सकता है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि मौजूदा दौर में पॉलिटिकल नैरेटिव काफ़ी हद तक अलग हो चुका है। और इस पॉलिटिकल नैरेटिव में आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो 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 पॉलिटिक्स की सोशियोलॉजी है, यानी जो राजनीति में आप जातिगत समीकरण साधने की कोशिश करते हैं, यानी आप जो इक्वेशन बनाने की या फिर सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश करते हैं, अब वक्त बदला है, दशक बदला है। आज की तारीख में विकास की राजनीति होती है और विकास के पैमाने पर जब आप शून्य पाए जाएंगे, तब आप सनातन का अपमान करते हुए भी आपसे सवाल किए जाएंगे। नमस्ते।